अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोहम्मद रेहान अफजल फ्रॉम चैनल फिसलरेटर। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा रिपल टैंक। इससे पहले हमने वेव्स को पढ़ा था, वेव्स की टाइप्स को पढ़ा था, फिर वेव्स की टाइप्स में से जो एक टाइप है उसकी फर्दर टाइप्स को भी पढ़ा था। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप लोग पहले वेव्स को स्टडी कर लें ताकि आपको पता हो कि वेव्स कितनी किस्म की होती हैं, कौन सी होती हैं, और फिर हम आज ये अपने इस टॉपिक की तरफ आ सकेंगे ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आए। तो हम देखते हैं रिपल टैंक क्या होता है। रिपल टैंक इज़ अ डिवाइस टू प्रोड्यूस वाटर वेव्स एंड टू स्टडी देयर करेक्टरिस्टिक। ये ऐसी डिवाइस है जो वाटर वेव्स, पानी में लहरें पैदा करने के काम आती है, और लहरें पैदा हो गई, अब हम उनका मुताला भी करेंगे, उनको स्टडी भी करेंगे, इसलिए हम रिपल टैंक को यूज़ करते हैं। अपरेटस ये होता है किस तरह का है? रेक्टेंगुलर ट्रे हैविंग ग्लास बॉटम। एक रेक्टेंगल शेप्ड ट्रे होती है। ट्रे हमने देखी है किस तरह की होती है, ठीक है। एक बॉटम होता है और उसकी इर्द गिर्द जो है चार दीवारी होती है, छोटी छोटी, है ना। तो उसी तरह से ये ट्रे होती है ग्लास की, ये आपको नज़र आ रही होगी ट्रे, ठीक है। अब ये जो ट्रे है ना, इसका बॉटम ग्लास का होता है, यानी इसका जो पेंदा होता है वो शीशे का होता है, इसकी नीचे वाली सतह शीशे वाली होने का मकसद ये है, हमें नीचे ना पैटर्न चाहिए। अब अगर ये ओपेक होगी, यानी ये लाइट को अपने अंदर से पास नहीं होने देगी, यानी अगर ये ग्लास की नहीं होगी, तो क्या होगा, यहाँ पे नीचे हमें कोई पैटर्न ऑब्टेन नहीं होगा। लाइट गुजरेगी तो पैटर्न ऑब्टेन होगा ना। तो इसीलिए हमें क्या करना है, इसको ग्लास का रखना है, इसके बॉटम को, सिंपल, ठीक है। और फिर ये जो ट्रे है, इसको हमने जिस टेबल पे ये सेट किया हुआ है, ये रिपल टैंक जिस टेबल पे रख रहे हैं, उस टेबल से इस ट्रे को तकरीबन 1/2 मीटर ऊंचा रखना है, ओके। उसके बाद है वाइब्रेटर। वाइब्रेटर क्या होता है? ये ब्लू और ग्रीन से जो आपको, सॉरी, रेड और ग्रीन से जो आपको नज़र आ रहा है, ये वाइब्रेटर है, ठीक है। अब वाइब्रेटर में एक मोटर होती है और एक, ये आपको एक लकड़ी का पीस नज़र आ रहा है, ठीक है। ये जो लकड़ी का पीस होता है ना, ये पानी की सरफेस के साथ बिल्कुल ऐसे टच कर रहा होता है, बस। अगर मैं कहूँ ऐसे, इसको थोड़ा सा हम ऐसे देख लेते हैं, तो ये पानी की सरफेस है और ये ऐसे बिल्कुल ऊपर टच हो रहा है, और ये नीचे ना तो अंदर डुबाया हुआ है, ना बहुत ज़्यादा ऊपर रखा हुआ है। ये देखें, हमने इसको हैंग किया हुआ है ऐसे, ये वायर कह लें या स्ट्रिंग कह लें, उसके साथ हमने इस वुडन पीस को हैंग किया हुआ है, और वुडन पीस के ऊपर मोटर लगी हुई है, और ये वुडन पीस सरफेस को जस्ट टच कर रहा है, वाटर सरफेस को। जैसे ही हम पावर सप्लाई ऑन करते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर ऑन हो जाती है, वाइब्रेट करना स्टार्ट करती है। वाइब्रेट करेगी तो क्या होगा, ये वुडन पीस वाइब्रेट करेगा, और ये पानी, अगर मैं कहूँ ऐसे पानी पड़ा हुआ है, ये अगर मैं इसको रिपल टैंक मान लें, तो ये ऐसे ऐसे ऊपर नीचे वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देती है, तो इसको हम वाइब्रेटर कहते हैं, ओके। ये जो मोटर और ये रेड वाला स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, तो ये वाइब्रेटर हो गया हमारा। उसके बाद है इलेक्ट्रिक बल्ब। ये इलेक्ट्रिक बल्ब लगा हुआ है, इसका काम मैंने आपको बताया कि जब ये लाइट गुजरेगी तो नीचे हमें पैटर्न चाहिए, इस वजह से इलेक्ट्रिक बल्ब यूज़ करेंगे, ठीक है। अब ये जब वाइब्रेट करेगा ना, वाइब्रेटर देखें ज़रा, ये जब वाइब्रेटर वाइब्रेट करेगा तो क्या होगा, पानी में लहरें पैदा होंगी ऐसे। अब इधर देखते हैं ज़रा, ये रिपल टैंक, ये वाइब्रेटर जब वाइब्रेट करेगा ना, थोड़ा सा इसको मैं छोटा बना रहा हूँ, तो पानी में ना ऐसे लहरें पैदा होंगी या नहीं होंगी, इधर को जा रही होंगी, ऐसे लहरें पैदा होंगी। वेव्स हैं ये, हम जानते हैं। अगर वेव्स हैं तो वेव्स का एक क्रस्ट होता है, हर वेव का एक क्रस्ट होता है और एक ट्रफ भी होता है। तो इनका ये क्रस्ट है, ये क्रस्ट है, हर वेव के क्रस्ट हम अभी मार्क कर लेते हैं। ये क्रस्ट, ये क्रस्ट, 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 और ये सारे हमने क्रस्ट मार्क कर लिए। इनको मिला देते हैं स्ट्रेट लाइन से, ये ये ये। अब आगे इधर भी वेव्स होंगी, इधर दरमियान में भी होंगी और इधर भी होंगी, मतलब ये सारी वेव्स के क्रस्ट हमने ढूंढ लिए, ये कुछ इस तरह से, ठीक है। इधर भी वेव होगी, इधर भी होगी ना, इधर भी होगी, इधर भी होगी, मतलब सारी वेव्स का क्रस्ट हमने मिला दिया, और हमें क्रस्ट मिलाने से ये एक लाइन मिल गई। ये जो लाइन हमें मिली है ना, इसको हम कहते हैं, यस, वेव फ्रंट कहते हैं इसको,
ठीक है। अब ये वेव फ्रंट का बहुत तज़किरा होगा आगे, तो इसको ज़रा जानना है। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइंस हमारे पास वेव फ्रंट्स हैं। अब देखें ज़रा, वेव किस तरफ जा रही थी, इधर जा रही थी ना, वाइब्रेटर से इधर को वेव इधर को जा रही थी। देखें वेव इधर जा रही थी, और वेव फ्रंट कैसे बने हैं, ऐसे बने हैं, ऐसे ही बने हैं ना, वेव इस तरफ को जा रही है। मतलब क्या है कि वेव फ्रंट्स और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव ये आपस में 90 डिग्री के एंगल पे होते हैं। यहाँ हम कह लें कि ये आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। यहाँ हम कह लें कि ये क्या होते हैं, आपस में नॉर्मल होते हैं। यानी डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव नॉर्मल होगी किस पर, वेव फ्रंट पर। ओके, तो ये बातें याद रखनी है। आगे आ जाएं ज़रा, आगे चलते हैं। ये देखें, ये वाटर वेव्स ऐसे जनरेट हुई हैं, ठीक है, इस रिपल टैंक की वजह से। पूरे रिपल टैंक में ऐसे ही लहरें हैं, और इनके क्रस्ट को मिला के एक वेव फ्रंट आप करके देख लें, आपको एक सीधी सीधी लाइन नज़र आ रही होगी। ठीक है, वो वेव फ्रंट्स होते हैं। इसी तरह जब आप पत्थर फेंकेंगे ना पानी के अंदर, तो वो पत्थर पानी के अंदर क्या करेगा, एक इंटरेस्टिंग बात अभी बता देता हूँ आपको, कि अगर पानी के अंदर आपने एक पत्थर फेंका है, इससे यहाँ पे फेंका है, तो लहरें हर तरफ जाएंगी या नहीं जाएंगी, लहरें हर तरफ जाएंगी। इनके भी क्रस्ट आपस में मिलाएं, मिल गए, मिल गए, रफली बना रहा हूँ। ये बहुत प्यारा पैटर्न होता है, बिल्कुल सर्कुलर होता है। ये इस तरह से रिंग्स मिल जाते हैं आपको। जब हम पत्थर फेंकते हैं ना, तो वाटर वेव्स तो हर तरफ जा रही होती हैं, ऐसे ही इधर भी जा रही होंगी, इधर भी जा रही होंगी। तो वाटर वेव्स के सारे जब हम क्रस्ट मिला देते हैं, इधर एक रिंग बढ़ जाता है, फिर ये रिंग आगे बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, आगे को जाता रहता है ये रिंग। ओके, तो इनको हम कहते हैं, अगर ये मतलब ये तो सर्कल बन रहा है ना, तो ये सर्कुलर फॉर्म में वेव फ्रंट्स हैं। और ये हमारे पास स्ट्रेट वेव फ्रंट्स या प्लेन वेव फ्रंट्स हम इनको कहते हैं। इसी तरह स्फेरिकल वेव फ्रंट्स भी होते हैं। बहरहाल ये आप कभी करके देखें, आप पत्थर फेंकें तो आपको ये वेव फ्रंट्स नज़र आएंगे, और ये रिंग ऐसे बड़ा होता जाएगा, फैलता जाएगा, चारों तरफ बड़ा होता जाएगा। ये बहुत प्यारा लगता है, करके देखें कभी। ऑब्ज़र्व किया होगा आपने, लेकिन एक बार अगेन करके देखिएगा लाजमी तौर पर। अब आपको पता चल गया होगा कि ये वेव फ्रंट होता है। ठीक है, तो ये वाइब्रेटर से हमने वेव्स पैदा कर ली। अब ये स्ट्रेट वेव फ्रंट्स हमने बना लिए। अब क्या होगा, बुक वाला कहता है कि द क्रेस्ट्स ऑफ वेव्स अपीयर एज ब्राइट लाइंस। ये जो पैटर्न है ना नीचे हमें बना है, हमें ऑब्टेन हुआ है ये पैटर्न, ये कहता है कि जो वेव्स के क्रस्ट होंगे ना, देखें ये वेव्स के क्रस्ट मिला के मैंने एक वेव फ्रंट बनाया है। मतलब ये पूरा जो वेव फ्रंट होगा, ये नीचे एक ब्राइट लाइन देगा पैटर्न पे, वो ये कहना चाह रहा है। पूरा वेव फ्रंट नीचे ब्राइट लाइन देगा, और पूरा ये जो खाली पोर्शन है ये नीचे अंधेरा डार्क लाइन, कुछ नहीं देगा। अब ये फिर से रोशनी देगा, ब्राइट लाइन पूरा। यानी सारे के सारे भाई क्रस्ट मिलके तो वेव फ्रंट बना रहे हैं। यानी सारे क्रस्ट क्या करेंगे, सीरीज में, ये सारे एक दूसरे के ऊपर ही तो क्रस्ट हैं। और सॉरी, ये ऐसे होगा, अगेन बना लेते हैं, ऐसे होगा, फिर ये एक दूसरे के ऊपर ही तो क्रस्ट आ रहे हैं। इतनी सारी तो वेव्स होती हैं, है ना। तो ये देखें, ये पूरी एक ऊपर एक सरफेस बन जाएगा, ऊपर ऊपर की तरफ। तो ये सारा क्या होगा, इस तरह से वेव फ्रंट होगा। ये ऊपर भी होंगी वेव्स काफ़ी सारी, इस तरफ को जा रही हैं। ओके हो गया। तो ये जो सारे क्रस्ट हैं, ये हमें क्या देंगे, नीचे इधर एक ब्राइट लाइन, यानी जहाँ पे रोशनी होगी वो लाइन देंगे। ये बल्ब से रोशनी आ रही है, वो इधर नीचे पहुँच जाएगी क्रस्ट की वजह से। लेकिन ट्रफ ऐसा नहीं कर सकेंगे, वजह देखते हैं ज़रा। हमने पढ़ा था 8वीं क्लास में, आप अभी 10th में भी ये भी पढ़ेंगे। क्या पढ़ा था, ये देखें ज़रा, ये वेव कुछ इस तरह की है ना, वाटर वेव, और ये नीचे ग्लास है, मतलब नीचे से स्ट्रेट है और ऊपर से कुछ इस तरह की फॉर्म है। बस इतने को हम स्टडी कर लेते हैं, काफ़ी हो जाएगा हमारे लिए। देखें ज़रा, सिर्फ ना इस इतने स्ट्रक्चर को देख लें, इतने को,
इतने को, और ये नीचे क्या है, ऐसे स्ट्रेट है काम। तो ये और ये और ये ट्रांसपेरेंट है ना, पानी ट्रांसपेरेंट होता है, ग्लास भी ट्रांसपेरेंट होता है, शीशा, लेंसेज ग्लास के बनते हैं, पानी भी ट्रांसपेरेंट है। देखें ये कुछ इस तरह की फॉर्म नहीं, जैसा कन्वेक्स लेंस होता है कुछ इस तरह का, ऐसे कन्वेक्स लेंस ऐसे होता है ना, ये इसको बाई कन्वेक्स लेंस बोलते हैं। ये बाई कन्वेक्स, बाई मीन्स दो, ये दोनों साइडों से कन्वेक्स है, इसको आधे को हम प्लेनो कन्वेक्स बोलेंगे। अब ये कन्वेक्स लेंस टाइप बन गया, ये कन्वेक्स लेंस है। कन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। वो क्या करता है, एक पॉइंट पे रेज को जो आ रही होती है कन्वर्ज कर देता है, मिला देता है ऐसे, ठीक है। जो लाइट रेज आ रही थी उन्हें एक ही पॉइंट पे कन्वर्ज कर देता है, मिला देगा। अब लाइट रेज जो यहाँ से आ रही होंगी वो इधर एक पॉइंट पे मिल जाएंगी, यानी इधर लाइट हमारे पास पहुँच गई। अब देखते हैं ये क्या करेगा, ये वाला, ये और ये वाला। अब ये किस तरह का स्ट्रक्चर बन रहा है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन रहा है ना। अब ये क्या है, कनकेव लेंस है। कनकेव लेंस क्या करता है, मतलब कनकेव लेंस की तरह का है ना। तो कनकेव लेंस क्या करता है, उसको डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। कन्वेक्स को जैसे कन्वर्जिंग बोलते हैं, इसको डाइवर्जिंग बोलते हैं। ये रेज को जो लाइट की आ रही होंगी उनको डाइवर्ज कर देगा, फैला देगा, एक पॉइंट पे नहीं लाएगा। नतीजा यहाँ पे क्या होगा, कोई रे नहीं पहुँच रही, अंधेरा। तो इसलिए जब यहाँ से रेज आएंगी तो वो डाइवर्ज हो जाएंगी, और यहाँ पे हमें कुछ नहीं ऑब्टेन होगा। इसलिए हम इसको कहेंगे कि यहाँ पे डार्क हमें लाइन मिल गई, और यहाँ पे हमें एक ब्राइट लाइन मिल गई। ये तो एक वेव की बात है ना, एक की वजह से हमें एक स्पॉट मिला, फिर अगली की वजह से हमें एक और स्पॉट मिलेगा, अगली की वजह से एक और स्पॉट, यानी एक धब्बा, दाना, तो इसकी वजह एक और स्पॉट मिलेगा। तो ये पूरी एक लाइन बना देगा, है ना। एक की वजह से एक स्पॉट, फिर अगली की वजह से, अगली की वजह से पूरी लाइन बना देगा। तो इस तरह से हमें एक लाइन मिल जाएगी। क्रस्ट जो होगा वो क्या, हमें क्रस्ट होंगे तो क्या करेंगे, ब्राइट लाइन देंगे, और ट्रफ होंगे तो हमें डार्क लाइन्स देंगे। ओके, अब आगे आते हैं। ये देखें, ये जो है ना हमारी ट्रे, उसको मैं थोड़ा सा ऊपर से देख रहा हूँ, ऐसे, यानी ऐसे रखा हूँ मैं ट्रे को ना, ट्रे को मैंने ऐसे रख दिया जैसे ये बोर्ड पड़ा हुआ है। तो ये वाइब्रेटर है, वाइब्रेटर जब ऐसे वाइब्रेट करेगा तो स्ट्रेट वेव फ्रंट्स इधर को जनरेट करेगा। वेव इधर को जा रही होगी, वेव इस तरफ को जा रही है ना, ऐसे इस तरफ वेव जा रही है। अच्छा जी, अब ये दो वेव फ्रंट्स के दरमियान क्या फासला है, दो वेव फ्रंट्स यानी दो क्रस्ट दरमियान फासला क्या होता है, वेवलेंथ होता है। इसी तरह दो ट्रफ्स के दरमियान भी फासला वेवलेंथ ही होगा। वेवलेंथ क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट्स और ट्रफ्स इज कॉल्ड वेवलेंथ। तो ये आपस में कंसेक्टिव नहीं, एक दूसरे के आमने सामने वाले, एक दूसरे के फ़ौरन बाद आने वाले, तो एग्जैक्टली हैं। तो इन दोनों के दरमियान फासला क्या होगा, वेवलेंथ होगा। इस तरह दो ट्रफ्स के दरमियान फासला क्या होगा, कंसेक्टिव वेवलेंथ होगा। ठीक है, देखें हमने अब वेव्स पैदा कर ली, थोड़ा बहुत हमने जान लिया कि वेव्स कैसे पैदा होती हैं, ठीक है। और हमने करना क्या है, नीचे क्या हमें ऑब्टेन होगा और उसका मतलब क्या होगा, डार्क का क्या मतलब होगा, ब्राइट का क्या मतलब होगा, कि वहाँ पे क्रस्ट है कि ट्रफ है, ठीक है। अब हमने आते हैं ज़रा स्टडी करने वेव्स को, वाटर वेव्स को स्टडी करते हैं, ठीक है। रिपल टैंक यूज़ करते हुए हमने कहा था ना कि वेव प्रोड्यूस करनी है और करेक्टरिस्टिक्स स्टडी करनी है, तो वेव प्रोड्यूस कर ली, ठीक है। अब करेक्टरिस्टिक्स पे आते हैं। तो पहली खासियत है रिफ्लेक्शन, दूसरी होती है रिफ्रैक्शन, और तीसरी है डायफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन, डायफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, इसको पहले स्टडी करते हैं। रिफ्लेक्शन क्या चीज़ होती है, देखें ज़रा। एक दीवार लें ऐसे ही ना, मिसाल के तौर पर ये दीवार है, दीवार अंदर को भी होती है ना, मतलब ये कह लें ये दीवार है और ये इसका आउटर सरफेस है, सरफेस सतह को कहते हैं, है ना। तो अगर मैं कोई बॉल ऐसे मारता हूँ तो वापस ऐसे ही आ जाएगी मेरे पास। मैंने ऐसे मारी, इधर को ऐसे मारी, और बॉल वापस ऐसे ही आ गई। मैं ऐसे मारूँ तो बिल्कुल हाथ में वापस आएगी। अच्छा जी, अब मैं कहता हूँ मैं बॉल ऐसे मारता हूँ तो क्या ऐसे आएगी वापस, नहीं ना, इधर को आएगी, इधर को जाएगी। मैंने इधर को बॉल मारी और इधर को आएगी। इसी तरह अगर मैं इधर को मारता हूँ तो इधर को जाएगी, ठीक है। ये मिसाल हम रिफ्लेक्शन को स्टडी करने के लिए, समझने के लिए दे सकते हैं ये मिसाल, ठीक है। इस एग्जांपल से हम चलते हैं। अब देखें, मीडियम हमने डिस्कस किया था कि क्या होता है। आप वेव्स वाला लेक्चर ले लें,
उसमें मैंने मीडियम्स बताए हुए कि क्या चीज़ें होती हैं। देखें, ये एक मीडियम है, कोई भी एक मीडियम है, ठीक है, डेंसर मीडियम है। यहाँ पे कोई भी एक मीडियम है, फ़र्ज़ कर लें यहाँ पे एयर है, जैसे इधर ये हवा थी और ये दीवार थी ना, तो ये ब्रिक्स थी इसके अंदर, या हम कह लें कि मट्टी, कुछ भी कह लें, ये एक मीडियम है, सीमेंट वगैरह, और ये एयर दूसरा मीडियम है। तो कहता है कि जब एक मीडियम से कोई भी वेव दूसरे मीडियम में या दूसरे मीडियम की सतह पे टकराती है, दूसरे मीडियम की सतह पे टकराती है, एक मीडियम से वेव दूसरे मीडियम की सतह पे टकराती है, तो वो वापस जिस मीडियम से आ रही है उसी मीडियम में निकल जाती है, ठीक है। इसको कहते हैं रिफ्लेक्शन। एक कंडीशन भी लाजमी है, जिस एंगल से आई है उसी एंगल से वापस जाएगी। देखते हैं ज़रा, इधर आ जाएं। ये मैं बल्कि इसको मोर क्लियरली सरफेस बना लेता हूँ। ये एक सरफेस है, ठीक है, ऐसे, ये ऐसे स्केल समझ लें, ऐसे मैंने रख दिया, ठीक है। हमने रिपल टैंक के अंदर ये स्केल ऐसे रख देना है, ये कुछ ऐसे, ये स्केल पड़ा है, ठीक है, रुकावट, ये बैरियर जिसको मैं बोल रहा हूँ, ये रुकावट हमने रिपल टैंक के अंदर रखनी है। पहले देखते हैं कि अब ये देखें, अगर ये वेव फ्रंट्स हों ऐसे, ठीक है, तो ये वेव फ्रंट्स ऐसे हैं और ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव है, ठीक है, मतलब वेव इस तरफ जा रही है, वेव फ्रंट्स ऐसे हैं, मतलब क्लियर। तो समझ लें एक बात को, काम आएगी, कि कोई भी सरफेस है, उस पर वेव जैसे ही आके इंसिडेंट होती है, जिस पॉइंट पे इंसिडेंट हुई है उस पॉइंट पे हम क्या करेंगे, सरफेस के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रा कर लेंगे। याद रहे, सरफेस के परपेंडिकुलर। सरफेस, अगर मैं कहूँ कि ये मेरी हथेली एक सरफेस है, ऐसे ना, ये अगर कोई रे या वेव को इससे आगे टकराई है, तो जहाँ पे टकराई है वहाँ पे मैं एक नॉर्मल ड्रा करूँगा परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर हो गया, इनके दरमियान एंगल 90 है ना, ये मेरी हाथ, ये एंगल 90 डिग्री, ओके। तो ये मैं नॉर्मल ड्रा करूँगा, यहाँ पे आगे टकराई, मैं यहाँ पे नॉर्मल ड्रा कर दूँगा ऐसे। तो यहाँ पे आगे रे टकराई, मैंने यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रा कर दिया, ठीक है। अब ये जो एंगल है ना, ये नॉर्मल और इस इंसिडेंट वेव का, इनके दरमियान, इसको कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। अब मैंने पहले कहा कि जिस एंगल से आई है उसी एंगल से रिफ्लेक्ट होगी, तो जिस एंगल से आई है उसी एंगल से, ये देख एंगल वही है ना, तो ज़्यादा तो नहीं मैंने खोल दिया इसको कि ये ऐसे हो, ये मैंने इसको ऐसे रखा हो और ये ऐसे, फिर मैंने ऐसे कर दिया हो, ये तो एंगल देखें कितना बड़ा हो गया, ये तो एंगल छोटा सा है। देखिए मैंने बराबर रखा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को बराबर रखा है, ओके। और ये है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन, और ये एंगल हमने हमेशा नॉर्मल से देखना होता है। इज डेट क्लियर? इस बात को याद रखना है। अब देखें, अगर ये वाटर वेव की डायरेक्शन ये है, तो मतलब वेव फ्रंट्स ऐसे होंगे, क्लियर। और ये वाटर वेव रिफ्लेक्ट हुई, तो मतलब अब वेव फ्रंट्स ऐसे होंगे, परपेंडिकुलर होंगे ना भाई डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के। इसी को ना मैं थोड़ा सा ऐसे टिल्ट कर देता हूँ, इसी बैरियर को, इसको मैं ऐसे ना, ठीक है, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, ऐसे, ये मैंने ऐसे कर दिया, तो क्या होगा, अब ये अगर मैंने इसको ऐसे किया तो ये थोड़ी नीचे आ गई, ये ऐसे आई। यहाँ पे मैं क्या करूँगा बच्चों बताएं, नॉर्मल ड्रा करूँगा। किसके नॉर्मल ड्रा करूँगा? ये जो सरफेस जिससे आगे टकराई है वेव, उसके नॉर्मल ड्रा करूँगा। ये नॉर्मल हो गया उसके बिल्कुल 90 के एंगल पे, 90 के एंगल पे है ना, देखें ज़रा इधर भी, ये 90 के एंगल पे है। ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, ये ऐसे, ठीक हो गया। ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्ट हो गई। अब ये वेव फ्रंट्स कैसे बनाऊंगा? ऐसे बनाऊंगा। इधर वेव फ्रंट्स कैसे बनेंगे? ऐसे बनेंगे, परपेंडिकुलर है ना, हो गए परपेंडिकुलर। तो ये इस डायग्राम को ज़रा याद रखें। अब इसको देखें, ये मैं इधर ही साथ रख रहा हूँ आप लोगों के सामने आंखों के, ठीक है। अब देखें ज़रा, ये बैरियर है, ये
डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव यानी वेव फ्रंट्स कुछ ऐसे आ रहे हैं इस तरह से, जैसे ही बैरियर से टकराए, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन वेव थी, इधर हमने एक नॉर्मल ड्रा किया, ये नॉर्मल, ये जैसे ही वेव टकराई, डायरेक्शन ये है ना, तो यहाँ से वेव की हमने जहाँ पे टकराई है इस पे हमने नॉर्मल ड्रा किया, नॉर्मल ड्रा करके हमने क्या किया, उसी एंगल से इसको रिफ्लेक्ट बैक करवा दिया, ये थी। अब इसमें डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ये है, तो वेव फ्रंट्स ऐसे होंगे। यही वाली बात जो मैं पहले आपको बता चुका हूँ, ये मैंने एक ही डायग्राम में शो किया है, ये मैंने अलग-अलग 2 डायग्राम्स में शो कर दिया, तो पेपर में आप लोगों को इसी तरह से शो करनी होगी अलग-अलग डायग्राम्स में। व्हेन वेव्स मूविंग इन वन मीडियम, जब वेव्स एक मीडियम में मूव कर रही हों और फॉल करें सरफेस ऑफ एन अदर मीडियम, ये सरफेस किसी एक और मीडियम की, ये बैरियर जिसको हम कह रहे हैं, किसी और मीडियम की सरफेस पे फॉल करें, गिरें या उस पर टकराएं, दे बाउंस बैक इनटू द फर्स्ट मीडियम। ये देखें, ये एक मीडियम था, वाटर था ना ये वाला, क्या ये इसमें चली गई हैं? नहीं, वापस वाटर में ही आ गई हैं वेव्स, ठीक है। एक मीडियम से दूसरे मीडियम की सरफेस पे टकराएंगी, वापस उसी मीडियम में आ जाएंगी, कौन से वाले में, जिसमें पहले थी। बाउंस बैक इनटू द फर्स्ट मीडियम, उसी मीडियम में वापस आ जाती हैं। सच डैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर रहेगा। उसके बाद हम देखते हैं स्पीड ऑफ वाटर वेव्स, ठीक है, या स्पीड ऑफ वेव्स इन वाटर। तो ये जो स्पीड है ना वाटर की, वेव्स की, ठीक है, वाटर के अंदर, ये डिपेंड करती है डेप्थ पे, गहराई पे। अगर गहराई तो बदल रही है तो फिर स्पीड भी बदलती रहेगी। जैसे गहराई कैसे बदलती है, सी शोर पे हमने देखा होगा, समंदर की सतह पर कुछ ऐसे होता है ना, ये अगर साहिल समंदर है तो ये देखें, ये वाटर वेव्स होती हैं, यहाँ पे देखें कितनी स्पीड में होती हैं। जब यहाँ जैसे जैसे इधर पास आती हैं ये स्लो होती रहती हैं। क्यों स्लो हो जाती हैं ये अचानक से? अचानक मतलब थोड़ी थोड़ी गहराई कम हो रही है ना, तो आहिस्ता आहिस्ता स्लो होती आ रही है। तो ये स्लो हो रही हैं ड्यू टू इंटरेक्शन विद द सरफेस। नीचे सरफेस पास आता जा रहा है, ये देखिए सरफेस कितनी दूर है नीचे, या बॉटम कह लें कितनी दूर है ना, यहाँ से कितनी गहराई है, डेप्थ बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ पे डेप्थ कम हो रही है, मतलब वेव्स और सरफेस आपस में पास पास आ रहे हैं, पास पास आ रहे हैं, तो फ्रिक्शन की वजह से इनकी स्पीड कम होती रहेगी। फ्रिक्शन की वजह से वेवलेंथ कम होगी, वेवलेंथ कम होने की वजह से स्पीड कम होती रहेगी, ठीक है। यहाँ पे आगे देखें कितनी स्लो हो जाती हैं वेव्स, है ना, और फिर यहाँ पे आगे रुक जाती हैं वेव्स। इसी तरह गहराई के चेंज होने से स्पीड चेंज होती रहती है। अब देखें हमने क्या करना है, यहाँ पे रिपल टैंक को स्टडी करने के लिए, ये रिपल टैंक मान लें, ये मैं ना इसकी ये ट्रे की जो ये साइड है ना, ये वाली, इसको कुछ इस तरह से देख रहा हूँ। मतलब अगर मैं मानूँ कि ये ट्रे है ऐसे, ये ट्रे मान लो, अगर मैं, अब मैं इसको बैरियर नहीं ट्रे कह रहा हूँ, ट्रे, ये वाली ट्रे ट्रांसपेरेंट है जो, ठीक है, मैं इसको ए यहाँ से देख रहा हूँ, यहाँ से काफ़ी मोटी होगी ना, ये तो इसकी तो मोटाई नहीं है। अच्छा, ये कुछ इस तरह से, ठीक होगी बात बच्चों। अब यहाँ पे ना मैंने ये बैरियर नहीं, सॉरी, मैंने एक ब्लॉक रखा है, सबमर्ज कर दिया है वाटर के अंदर। तो देखें ज़रा, यहाँ पे अगर वेव्स हैं ऐसे जा रही हैं, यहाँ पे गहराई क्या है, ज़्यादा है, यहाँ पे गहराई क्या है, कम है, तो इसको हम कहेंगे डीप वाटर। ये एक मीडियम होगा और इसको हम कहेंगे शैलो वाटर, SHALLOW। तो ये दूसरा वाटर होगा। ये देखें, ये बाउंड्री है, इधर मैंने एक नीचे इसके एक ब्लॉक सबमर्ज कर दिया है, ऐसे ना, नीचे एक ब्लॉक सबमर्ज कर दिया है जिसकी स्पीड को इफेक्ट करेगा। अब क्या होगा, ये देखें, ये जनरेटर है, वेव्स जनरेट करेगा, स्ट्रेट वेव फ्रंट्स जनरेट करेगा, स्ट्रेट वेव फ्रंट्स आगे जा रहे होंगे। जैसे ही वो बाउंड्री आएगी जहाँ पर मीडियम बदल रहा है, यानी डीप वाटर से शैलो वाटर हो रहा है, वहाँ पे क्या होगा, वेवलेंथ कम हो जाएगी, और वेवलेंथ कम होगी तो स्पीड भी कम हो जाएगी। ये देखें ना, v = f लैम्डा होता है ना, तो v = f लैम्डा। अगर मैं फ्रीक्वेंसी को कह दूं कि कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को मैं अगर इक्वल टू के साथ कंपनसेट करवा के एक प्रोपोर्शनलिटी साइन इधर क्रिएट कर दूं, तो v प्रोपोर्शनल हो जाएगा लैम्डा के। मतलब अगर लैम्डा कम होता है तो v भी कम हो जाएगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। यहाँ पे देखें वेवलेंथ ज़्यादा थी तो स्पीड भी ज़्यादा होगी, अगर वेवलेंथ ज़्यादा है
तो स्पीड भी ज़्यादा होगी, अगर वेवलेंथ कम है तो स्पीड भी कम होगी। यहाँ पे शैलो वाटर में जो वेवलेंथ है वो कम हो जाती है, लिहाजा स्पीड भी कम हो जाती है। इधर वेवलेंथ ज़्यादा होती है, लिहाजा स्पीड भी ज़्यादा होती है, स्पीड में डिफरेंस आ जाता है। ओके, डीप और शैलो यानी कि वाटर की गहराई जो है वो चेंज होने से। फ्रीक्वेंसी को इसलिए कांस्टेंट कहा क्योंकि फ्रीक्वेंसी वाटर वेव्स की वही है जो वाइब्रेटर की फ्रीक्वेंसी है, जिस फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेटर वाइब्रेट कर रहा है। और ये डीप और शैलो में फ़र्क आने से ये फ्रीक्वेंसी में फ़र्क नहीं आएगा। क्लियर? अब हम आगे चलते हैं, इसी चीज़ को आगे डिस्कस करेंगे कि स्पीड अगर चेंज हो जाए ना तो वेव्स की डायरेक्शन भी बदल सकती है। अब वो कैसे डायरेक्शन बदलेगी, देखें ज़रा कि ये रिपल टैंक था और मैंने इसके अंदर इस तरह से सबमर्ज किया था ना, ब्लॉक को इस तरह से सबमर्ज किया था। अब मैंने ना रिपल टैंक के अंदर इस तरह से सबमर्ज नहीं करना, बल्कि मैंने किसी एंगल पे रखना है उसको सबमर्ज करते हुए। ओके, आ जाएं आगे चलते हैं। अब हम देख लेते हैं रिफ्रैक्शन को, कि रिफ्रैक्शन क्या चीज़ होती है। व्हेन अ वेव फ्रॉम वन मीडियम एंटर्स इनटू द सेकंड मीडियम एट सम एंगल, ये बात इंपॉर्टेंट है, एट सम एंगल इट्स डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल चेंजेस। अब किस तरह चेंज होगी भाई, उसको हम ज़रा देखते हैं। ये देखें, वही मैं रिपल टैंक यहाँ पे बनाता हूँ फिर से। इस बार मैंने ना जो ब्लॉक सबमर्ज करना है ना, ये रिपल टैंक को मैं ऊपर से देख रहा हूँ बिल्कुल, ठीक है। इस बार जो मैंने ब्लॉक सबमर्ज करना है वो ऐसे नहीं करना। अब कुछ इस तरह का ब्लॉक मैंने सबमर्ज करना है, ठीक है, कुछ इस तरह का ये ब्लॉक होगा मेरा जो मैंने सबमर्ज किया होगा। तो ये ब्लॉक क्या करेगा, आप देखें ज़रा, जब ये किसी एंगल पे मैंने रखा ना तो प्लेन वेव फ्रंट्स आ रहे हैं, प्लेन वेव फ्रंट्स आ रहे होंगे ऐसे। तो जैसे ही इधर आएंगे ना बाउंड्री पे, मीडियम चेंज हुआ, यहाँ पे डीप वाटर, यहाँ पे शैलो। जहाँ पे भाई मैंने रखा हुआ है नीचे एक ब्लॉक, वहाँ पे गहराई कम हो जाएगी ना, तो वहाँ पे शैलो वाटर, यहाँ पे क्या है, डीप वाटर। तो यहाँ पे वेव्स मुड़ना शुरू हो जाएंगी ऐसे, इधर को, इधर को, इधर को, ठीक है। ये वेव्स जैसे ही बाउंड्री आएगी वेव्स मुड़ जाएंगी, और ये बाउंड्री क्या है, किसी एंगल पे पड़ी हुई है। ओके, अब ये डायग्राम देख लें, देखें ये वेव फ्रंट्स ऐसे आ रहे हैं, ये वेव फ्रंट्स ये रहे ऐसे आ रहे हैं, ये बाउंड्री, ये बाउंड्री, ठीक है। अब ये इधर को ऐसे मुड़ गए, सिंपल इज दैट। इधर ये है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, ये ब्लैक से शो की हुई डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। जहाँ पे आगे टकराई है वहाँ पे क्या करेंगे, एक नॉर्मल ड्रा कर देंगे। किसके नॉर्मल, ये इस सरफेस के नॉर्मल जिस पे आगे टकरा रही है। इसका बिल्कुल एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, ये दोनों साइड पे कर लें। ओके, तो हमने यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, ठीक है। इस केस में पता क्या होता है, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है, रिफ्रैक्शन में नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। तो ये नॉर्मल है, इसकी तरफ बेंड होगी, ये ऐसे, अब इसकी तरफ बेंड होगी, इस पे नहीं, इसके ऊपर ही नहीं आ जाएगी, इसकी तरफ बेंड होगी। देखें ये हमारा सरफेस था, ये नॉर्मल था, ये इंसिडेंट रे थी। ये एंगल ऑफ नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट रे का एंगल होता है वो क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन छोटा है। तो क्या हुआ, इस केस में हमें ये पता चला कि ये ज़रूरी नहीं है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो बराबर हो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के। इस केस में ये ज़रूरी नहीं है। इस केस में ये ज़रूरी है कि जो बाउंड्री है या सरफेस है वो किसी ना किसी एंगल पर हो, बिल्कुल ऐसे ना हो जैसे हमने पिछला केस स्टडी किया था, कुछ इस तरह ना ब्लॉक पड़ा हुआ हो, नीचे सबमर्ज किया हुआ। ओके, तो ये कंडीशन है। इस तरह ये डायग्राम हमें बन मिल गई। अब ये वेव इस तरफ को जा रही है ना, मतलब वेव फ्रंट्स कैसे होंगे, ऐसे होंगे,
है ना, मतलब इसके परपेंडिकुलर होंगे ऐसे। तो देख लें नीचे वेव फ्रंट्स कैसे हैं, ऐसे हैं। अच्छा एक बात ये कि वेव फ्रंट्स की डायरेक्शन बदल गई, देखें वेव फ्रंट्स ऐसे थे, वेव फ्रंट्स ऐसे हो गए हैं, एक बात ये। और दूसरी बात ये भी कि यहाँ पे देखें वेवलेंथ ज़्यादा होगी और यहाँ पे वेवलेंथ कम हो जाएगी। यहाँ पे देख लें, यहाँ पे इन दोनों के दरमियान स्पेसिंग ज़्यादा है, यहाँ पे इन दोनों के दरमियान स्पेसिंग कम है। क्यों? क्योंकि नीचे हमने क्या रखी हुई है, मतलब हमने वाटर क्या कर दिया, शैलो कर दिया, और शैलो वाटर में स्पीड वाटर की क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो स्पीड कम होने से वेवलेंथ भी मतलब ये आपस में पास पास आ जाएंगी। ये दो बातें हो रही हैं, एक डायरेक्शन बदल रही है, दूसरा स्पीड भी कम होगी इस केस में भी। ओके, डेफिनेशन को ज़रा एक बार दोबारा पढ़ लें। व्हेन वेव फ्रॉम वन मीडियम, किसी एक मीडियम से, अब डीप वाटर को हम एक मीडियम मान लेते हैं, ठीक है, एंटर्स इनटू द सेकंड मीडियम, दूसरे मीडियम में शैलो वाटर में एंटर होती है एट सम एंगल, किसी एंगल पर, एंगल है ना कोई, ऐसे नहीं है बिल्कुल, ठीक है। देखें ये वेव ऐसे आ रही थी, इस पॉइंट पे अगर हम नॉर्मल ड्रा करें तो ये होगा, एंगल क्या है दरमियान, दोनों के दरमियान 0 डिग्री का। तो 0 डिग्री के अलावा कोई एंगल होना चाहिए नॉर्मल और इंसिडेंट वेव के दरमियान, तो कुछ ना कुछ एंगल होगा अगर, तब हम रिफ्रैक्शन को स्टडी कर सकेंगे। तो अगर तो ऐसा है, सम कोई ना कोई एंगल है, तो इसकी डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल बदल जाएगी, ठीक है। अब आगे वो वही बात कर रहा है जो हमने बार बार की है इस वीडियो में, क्या, नोट दैट द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन इज ऑलवेज नॉर्मल टू द वेव फ्रंट, के वेव की डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन वेव फ्रंट्स के नॉर्मल होगी। अगर ऐसे वेव फ्रंट्स हैं तो वेव की डायरेक्शन ये होगी। अब मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है कि मैं कहता हूँ ये वेव फ्रंट्स हैं, ऐसे जा रहे हैं, ठीक है, ये ऐसे सीधा कर लें ज़रा इसको, मैं भी थोड़े दिल से बना देता हूँ, ये वेव फ्रंट्स हैं। तो ज़रा इनको देख के बताएं कि वेव की डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है। मैं बता दूं कि वेव फ्रंट्स ऐसे इस तरफ को जा रहे हैं, इधर को जा रहे हैं, तो मुझे ज़रा डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव तो बता दें, आप सोचें, हम आगे चलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा रिफ्रैक्शन का टॉपिक भी कवर हो गया, हमने इसको देख लिया। यहाँ तक आई होप कि आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। देख लें ये नॉर्मल है, इंसिडेंट रे इस पॉइंट पे जहाँ पे आके मिली हमने वहाँ पे नॉर्मल ड्रा कर दिया, इंसिडेंट एंगल ले लिया। फिर ये क्या होता है कि जो रिफ्रैक्टेड रे है वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है जैसी बाउंड्री आती है। तो नॉर्मल ऐसे आ रही थी ना, नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई, देखें ऐसे आ रही थी, नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई, ये नॉर्मल है उसकी तरफ बेंड हो गई, सिंपल बात, ओके। अब हम देखते हैं डिफ्रैक्शन को, कि डिफ्रैक्शन क्या होती है। द बेंडिंग और स्प्रेडिंग ऑफ वेव्स अराउंड शार्प एजेस और कॉर्नर्स ऑफ ऑब्स्टेकल्स और स्लिट्स। देखें बेंडिंग मुड़ जाना, स्प्रेडिंग फैल जाना, और वेव्स, वेव्स का कोई भी वेव्स हो सकती हैं, वाटर वेव्स हो सकती हैं, लाइट वेव्स हो सकती हैं, कोई भी किसी भी किस्म की, हमने जनरली देखा हुआ है, ठीक है, इसको लिखा हुआ है जनरल फॉर्म। अराउंड किसके, कहाँ भाई, कहाँ पे मुड़ेंगी या फैलेंगी, द शार्प एजेस, बहुत तेज़ एजेस, ये देखें ये कुछ इस तरह से है ना, ये मैंने ऑब्स्टेकल या रुकावट रखी हुई है कुछ इस तरह से, ये दरमियान में एक स्लिट बन रही है, यानी ये सुराख बन रहा है, ठीक है। ये जो है पूरा ये इतनी लंबाई, इसको कहते हैं एज, ये एज, और ये वाले कॉर्नर्स हैं, इज दैट क्लियर। तो ये अराउंड द शार्प एजेस और कॉर्नर्स ऑफ ऑब्स्टेकल्स, ऑब्स्टेकल्स रुकावट को मैंने अभी बताया, और स्लिट्स यानी सुराख को। तो इनकी गिर्द लाइट का या तो मुड़ जाना या तो फैल जाना, क्या कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, डाइफ्रैक्शन कहते हैं। अब आगे कहता है इफ़ सेपरेशन बिटवीन ऑब्स्टेकल्स इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू द वेवलेंथ या इज़ कंपेरेबल टू द वेवलेंथ, मतलब वेवलेंथ के तकरीबन बराबर बराबर ही हो, मिलती जुलती हो सेपरेशन इन दोनों के दरमियान, कह रहा है तब हमें क्लियर डिफ्रैक्शन ऑब्जर्व हो सकती है। देखें ज़रा, यहाँ पे आ जाते हैं, ये हमारी वही ऑब्स्टेकल्स रुकावटें, यहाँ क्या थे, प्लेन वेव फ्रंट्स आ रहे थे, ठीक है।
प्लेन वेव फ्रंट्स आ रहे थे। अब जैसे ये रुकावट आएगी ना, तो यहाँ से लाइट स्प्रेड हो जाएगी और बेंड हो जाएगी कुछ ऐसे, सेमी सर्कुलर पैटर्न। सर्कुलर गोल होता है, सेमी सर्कुलर आधा गोल। सेमी सर्कुलर पैटर्न कुछ हमें ऑब्जर्व होगा। अब देखें, जैसे अभी मैंने बताया था वेव फ्रंट्स वाली बात हुई थी हमारी, तो वेव फ्रंट मैंने स्फेरिकल वेव फ्रंट्स में कहा था कि स्फेरिकल वेव फ्रंट्स जब बनते हैं तो उसका मतलब क्या होता है कि वेव हर तरफ जा रही होती है। स्फेरिकल वेव फ्रंट इसी वजह से बनता है ना कि वेव हर तरफ जा रही होती है, और फिर उससे हम स्फेरिकल वेव फ्रंट बना लेते हैं। मतलब अगर ये सोर्स है तो हर तरफ वेव जा रही होती है। तो इसी तरह अब ये भी हर तरफ जा रही होंगी, इधर भी जा रही होंगी, सामने भी जा रही होंगी, इधर भी जा रही होंगी। देखें ज़रा, एक बात नोट करें, पहले सिर्फ ये डायरेक्शन थी वेव प्रोपगेशन की, है ना, स्ट्रेट वेव फ्रंट्स के या प्लेन वेव फ्रंट्स भी इनको जैसे बोलते हैं, उनके बिल्कुल परपेंडिकुलर। लेकिन अब क्या हो गई है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन चारों तरफ। ठीक है, तो क्या हुआ, फैल गई ना। ठीक है, एक तो ये ऐसे थी, ये बेंड भी हो गई, दूसरा फैल भी गई। कहाँ भाई फैली है, स्लिट के पास आके, स्लिट की वजह से फैली है ना। तो यही डेफिनेशन कहती है, इसी को हम क्या कहते हैं, डायफ्रैक्शन कहते हैं। अब वो कहता है देखें इन दोनों के दरमियान जितना फासला है ना, अगर ये स्लिट के दरमियान, मतलब ये स्लिट भी उतनी ही चौड़ी हो, या इन दोनों ऑब्स्टेकल्स के दरमियान भी उतना ही फासला हो, तब तो हमें ये बहुत खूबसूरत और एक देखने के काबिल कि हम इसे ऑब्ज़र्व कर सकें, इस तरह का पैटर्न बन जाएगा। लेकिन अगर ये वेवलेंथ बहुत थोड़ी है और हमने स्लिट के दरमियान फासला इतना ज़्यादा रख दिया है, तो कह रहे ये हमें ना बहुत ही थोड़ी सी, मतलब देखें वेव्स ने कहाँ पे बैंड होना है, एजिस के पास या कॉर्नर्स के पास। अब वेव दरमियान में तो नहीं बैंड होगी ना। जो प्लेन वेव फ्रंट्स के स्ट्रेट वेव फ्रंट्स आ रहे हैं वो स्ट्रेट गुजरेंगे, जस्ट एजिस के पास बैंड होगी या स्प्रेड होगी लाइट, बाकी ऐसे ही प्लेन गुजर जाएंगे। तो यहाँ पे कहता है कि हमें बहुत थोड़ी सी डिफ्रैक्शन देखने को मिलेगी। लेकिन अगर हम यही वेवलेंथ के बराबर कर देते हैं या उससे थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाए तो कोई मसला नहीं है, अगर अप्रोक्सीमेटली बराबर कर देते हैं तब हम बहुत खूबसूरत और ऑब्जर्वेबल पैटर्न देख सकते हैं। सेमी सर्कुलर पैटर्न बन जाएगा, वो कहता है, ये यूजिंग स्मॉल स्लिट और ये यूजिंग लार्ज स्लिट। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है रिपल टैंक वाला। अब आगे एग्जांपल आती है, एग्जांपल 10.2 और सॉरी एग्जांपल 10.3। तो एग्जांपल 10.3 की स्टेटमेंट काफ़ी लंबी चौड़ी है। सिंपली मैं ये बता देता हूँ कि वो कहता है कि एक स्टूडेंट है, वो एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा है वाटर वेव्स के साथ। उसने वेवलेंथ मेजर की है वाटर वेव्स की, जो कि 10 सेंटीमीटर है, उसके हिसाब से उसने मेजर कर ली 10 सेंटीमीटर है। और फिर उसने एक स्टॉप वॉच यूज़ करते हुए ना, उसने क्या किया, एक बॉल जो उसके ऊपर तैर रही थी, एक गेंद, जब वेव्स गुजरी तो जाहिर है वो बॉल जो है वो ऑसिलेट करेगी, है ना। वेव्स बॉल को ऐसे अप एंड डाउन ऑसिलेट करवाएंगी। अगर मैं कहूँ कि ऐसे वेव्स जा रही हैं, सीधा ही कर लें इसको, ऐसे वेव्स जा रही हैं तो ये बॉल को ऐसे ऊपर नीचे ऑसिलेट करवाएंगी। तो उसने वो ऑसिलेशन नोट की, और वही जो ऑसिलेशन है ना, उसने नोट किया कि मतलब ऑसिलेशन का रेट जो है, यानी हम कह लेंगे फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड, वो कितनी आई स्टॉप वॉच से उसने मेजर किया, तो वो आई उसके पास 2 हर्ट्ज। ओके, तो कहता है कि इफ द स्टूडेंट स्टार्ट्स अ वेव इन वन पार्ट ऑफ अ टैंक ऑफ द वाटर, तो अगर एक तरफ से वो वेव स्टार्ट करे तो कितनी देर में वेव दूसरे एंड तक पहुंचेगी, जो 2 मीटर दूर है। या हम कह लें कि जो डिस्टेंस है वो 2 मीटर है, जितना वेव ने ट्रैवल करके जाना है। वेव लेंथ इतनी है, फ्रीक्वेंसी इतनी है। बहुत आसान न्यूमेरिकल है, बहुत ही ज़्यादा आसान। ठीक है, हमने फार्मूला पढ़ा है 9th में कि V इज़ इक्वल टू डी बाय टी। पढ़ा या नहीं पढ़ा, इधर से हम टी निकाल लेते हैं, टी इज़ इक्वल टू डी बाय वी आ जाएगा। ठीक है, यानी ये थोड़ा सा मैं ऐसे लिख देता हूँ,
ऐसे ही होता है, v इज इक्वल टू डी बाई टी, टी इधर ले आए v इधर ले आए, ये फार्मूला बन गया, ठीक है। इसको मैं इक्वेशन 1 कह देता हूँ। एज वी नो v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, ठीक है। v की जगह इसको मैं कह दूँ पुटिंग दिस इन इक्वेशन और दिस इन इक्वेशन 1, इसको मैं इक्वेशन 1 में पुट कर देता हूँ, तो क्या बन जाएगा हमारे पास t इज इक्वल टू डी बाय एफ लैम्डा। आ गया हमारे पास सारा डाटा है, लैम्डा एफ डी हमें t फाइंड हो जाएगा। t इज इक्वल टू डी क्या है हमारे पास 2 मीटर, और नीचे हमारे पास इसको मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ SI यूनिट्स में, सेंटीमीटर SI यूनिट नहीं है, मीटर SI यूनिट होता है, ओके। तो ये आ जाएगा 0.1 मीटर। तो फ्रीक्वेंसी क्या है मेरे पास 2 हर्ट्ज़ है, 2 हर्ट्ज़ या पर सेकंड भी लिख सकते हैं ना हम इसको, S-1 फ्रीक्वेंसी। और वेवलेंथ कितनी है 0.1 मीटर। इसको आप कैलकुलेटर से जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 10 सेकेंड्स। इज़ डैट क्लियर? सिंपल इज़ दैट कि यहाँ पे अगर मैं पॉइंट ख़त्म करके 10 लगा दूँ, ठीक है, तो ये क्या बन गया 1/10। इसको अब ख़त्म कर देते हैं 1/10, 10 ऊपर जाकर 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 2, 2 से कट गया, हमारे पास क्या बचता है 10 बचता है। तो ये 10, यहाँ पे सिंपल आप कैलकुलेटर सॉल्व कर लें, आपके पास आ जाएगा t इज इक्वल टू 10 सेकेंड। तो हमारा आंसर आ गया t इज इक्वल टू 10 सेकेंड्स। तो यहाँ तक हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। अगर किसी को कोई इशू हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई बात समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक ज़रूर किया करें, कमेंट ज़रूर किया करें, ताकि फीडबैक हम तक पहुँचता रहे और चैनल में इम्प्रूवमेंट आती रहे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।